प्रश्नकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा आमने सामने हुए। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सवाल पूछा छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने। के हिसाब से इतने पद होंगे और इतने पद हैं, भरे हैं या नहीं भरे हैं वो अलग विषय है। आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत है, इसकी जांच कराएंगे क्या? या मैं प्रमाण देता हूं आपको, वो लागू नहीं है बोल रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो बोल रहा हूं हमारी ये असत्य है कि आप प्रकरण में ये नव्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नव्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो रायपुर से एक खबर आई थी ड्रग पेडलर नव्या मलिक का। नव्या मलिक ड्रग पेडलर है और उसके कनेक्शन काफ़ी दूर दूर से जोड़े गए थे। आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान से ड्रग लाकर राजधानी में सप्लाई करने की बात सामने आई थी और उसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आए थे। तो उस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया कि सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ है। लगभग 45 ऐसी सड़कें हैं जिनको 5 से 10 साल हो चुका है। तो मैं जानना चाहूँगी आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कि क्या मापदंड है कि 10 साल पुरानी सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत आगे होने वाला है? मुख्यमंत्री विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र में प्रश्नकाल का समय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। 1 घंटे तक चलता है। सुबह 11 बजे शुरू होता है और दोपहर 12 बजे ये खत्म होता है। भिलाई टाइम्स में आप लाइव रोज़ देख सकते हैं। आज जो अपडेट आपको देने वाला हूँ, प्रश्नकाल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा आमने सामने हुए। उनके अलावा छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से सवाल पूछा छत्तीसगढ़ के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने। और लोग इंतज़ार करते कि भैया अजय चंद्राकर कोई सवाल पूछे, उसका जवाब भी आना चाहिए। सवालों में बहुत तर्क होते हैं और साथ ही साथ जब जवाब आता है तो उन जवाबों पर भी बातचीत होती है। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण विषय थे। एक विषय आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से एक खबर आई थी ड्रग पेडलर नव्या मलिक का। नव्या मलिक ड्रग पेडलर है और उसके कनेक्शन काफ़ी दूर दूर से जोड़े गए थे। आपको ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान से ड्रग लाकर राजधानी में सप्लाई करने की बात सामने आई थी और उसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आए थे। तो उस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया गृह मंत्री विजय शर्मा से कि आपने जो सूची प्रोवाइड की है उस सूची में नव्या मलिक का जिक्र क्यों नहीं है। नव्या मलिक ने कितनी विदेश यात्रा की है, किसके साथ विदेश यात्रा की है, इस बात का जिक्र क्यों नहीं है। तो इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इसकी जानकारी आपको अगली बार उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि कस्टोडियल डेट को लेकर जो छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, 1 साल में 60 से ज़्यादा बंदियों की मौत जेल के अंदर में हुई है या फिर कस्टडी में हुई है। इस पर भी सवाल उठाए गए। पंकज साहू का प्रकरण हो या फिर कांकेर में आदिवासी नेता का प्रकरण हो, जेल में जब मौत हुई थी इसकी जाँच भी हुई थी। और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर करते हुए सवाल उठाया कि इतनी मौतें हो रही है, छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ चुका है, मर्डर और साथ ही साथ दुष्कर्म जैसे मामलों को वृद्धि हुई है। इस पर भी सवाल जवाब हुआ। तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने क्या जवाब दिया वो भी आप सुनिएगा। और जब अजय चंद्राकर ने बोलना शुरू किया तब श्याम बिहारी जायसवाल किन सवालों से बचते नजर आए और उनके जवाब पर क्या चुटकियाँ ली गई वो भी आप आगे पूरा वीडियो देखें। 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कितनी अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है 66 बंदियों की मृत्यु हुई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें मृतकों के नाम की सूची नहीं है। संख्या तो आपने बता दिया 66। ये 66 में 66 लोग कौन कौन हैं, किस किस जेल में हैं? यदि इसकी जानकारी आपके पास हो तो कृपया करके बताएं। सभापति महोदय, प्रश्न ही यही था कि इस कालखंड में जनवरी 25 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कुल कितनी अस्वाभाविक, मतलब कस्टोडियल डेथ हुआ है, अस्वाभाविक भी ना कहें उसको, कस्टोडियल डेथ हुआ है।
तो ये है, तो उसके आधार पर संख्या कुल बता दी गई है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि सूची प्राप्त की जाए, वर्तमान में मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल उनको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय मुझे वो लिस्ट दे देंगे, लेकिन 2 के बारे में तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि वो कवर्धा जेल में जिसकी डेथ हुई, पंकज साहू, क्योंकि वो आपके विधानसभा के हैं, क्या ये 66 लोगों में उसके नाम है? दूसरा, जीवन ठाकुर जो कांकेर जेल में बंद थे, उसकी मृत्यु रायपुर में हुई, इसके बारे में जानकारी होगी? जानकारी है तो कृपा करके बता दें। महोदय, इन 66 में पंकज साहू जिनका कवर्धा वाला विषय था, इन्होंने नाम बताया, तो वो नाम नहीं है, क्योंकि वो काल से बाहर के हैं, वो जनवरी से बाहर के हैं, जनवरी 25 से बाहर के हैं, उससे पहले के। दूसरा जो नाम आपने बताया श्री जीवन ठाकुर जी, स्वर्गीय जीवन ठाकुर जी का, वो नाम जरूर इस सूची में है, और इस सूची में उनका नाम है, तो उनका डिटेल भी जैसे आपने पूछा है तो संक्षिप्त में आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो कांकेर के जेल में थे, और कांकेर के जेल के बाद उनको कोर्ट के आदेश से, कोर्ट में बात रख करके, उनके व्यवहार आदि को के विषय के कारण कोर्ट से आदेश लेकर के रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया। रायपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल और मेकाहारा में शिफ्ट किया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है, और उस मृत्यु के उपरांत जो प्रक्रिया करनी होती है कि जेल अधीक्षक डीजे को सूचना करेंगे, डीजे एक समिति किसी को वो जांच का कार्य सौंपेंगे, और फिर वो जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी। ये प्रक्रिया भी समय पूर्वक की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे, और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जेल में उसे निरुद्ध किया गया, कांकेर जेल में, और उसके साथ साथ मैं क्षमा चाहूंगा, निरुद्ध तो थानेदार करते हैं, जेल में डाला गया, उसके साथ साथ उसके लड़के को भी जेल में डाला गया। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, परिवार के चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे, समय पे उसको दवाई उपलब्ध नहीं होती थी, और जो जेल अधीक्षक है उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि ये मिलने नहीं देते, इलाज कराने नहीं देते, डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे, और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने किया। आदिवासी समाज ने चक्का जाम भी किया, पूरे बस्तर में किया, और इसकी जांच की मांग की गई थी। और इसमें क्या जांच की गई, जो समाज ने डिमांड किया, उस आधार पे आपके विभाग ने जांच किया, और किया तो क्या पाया गया, किसको दोषी पाया गया, और उसमें क्या कार्रवाई हुई, और नहीं तो क्यों? माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके इस चिंता को मैं भली भांति स्वीकारता हूं, और उचित चिंता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो प्रकरण हुआ था, ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था उस पर जांच के प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार पत्र आदि बनाने के पूर्ण प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर दर्ज हुआ प्रकरण है। प्रकरण दर्ज होने के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, अकेले नहीं है। और उस पूरी गिरफ्तारी के उपरांत जो विशेष घटना इनके साथ थी, वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं, और मैं निवेदन करता हूं सभी से कि ध्यानपूर्वक इस विषय को जरूर रखें, सुने और इस पर ध्यान दें। ये 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। इनको, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि इनको शुगर की परेशानी थी, बिल्कुल सही है माननीय सभापति महोदय। 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। 13 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक इनको इनकी तबीयत के कारण कांकेर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांकेर में
भर्ती किया गया। जब ये वहां भर्ती थे तो परिवार के लोग भी आकर मिलते रहे, वो साथ भी रहे, उसमें कोई बात नहीं थी माननीय सभापति महोदय। उसके बाद दोबारा फिर से ये वहां गए, जेल में रखा गया। जेल के बाद फिर से 17 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर 25 से 3 नवंबर 25 तक फिर से ये कांकेर के हॉस्पिटल में रहे, और तब फिर भी परिजन इनसे आते रहे और मिलते रहे। सिर्फ परिजन ही नहीं, कांकेर के जेल में बहुत से लोग इनसे आकर के मिलते रहे। जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि वो एक नेता भी थे, और उसके नाते अनेक लोगों से परिचय, और परिचय के बाद उनकी मुलाकात, किसी मुलाकात को नहीं रोका गया, सारी मुलाकातें उनसे होती रहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वहां पर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके संदर्भ में जेल के अधीक्षक का प्रतिवेदन है। जेल के अधीक्षक ने न्यायालय से ये कहा कि ये सहयोग नहीं करते हैं जेल में। मैं आप एक और बड़ा मसला है जो आपसे कहना चाहता हूं, जेल के डॉक्टर ने ये कहा बार बार कि उनको बार बार कहा जाता है भोजन करें, बार बार कहा जाता है कि ऐसे परहेज करें, परंतु वो परहेज नहीं करते हैं। जेल के अधीक्षक ने कहा कि अपना शुगर बढ़ जाए ऐसी कोशिश में वो बार बार अन्य जो लोग हैं उनसे ऐसी कुछ सामग्रियां जिससे शुगर बढ़ती हो उसका उपभोग कर ले रहे हैं। ये मुझसे नहीं कहा, ये कोर्ट में कहा माननीय सभापति महोदय, और फिर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी स्थितियां अगर बनी हैं जिसके कारण वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से शुगर बढ़ गया है ये बता करके वो या तो हॉस्पिटल में आना चाहते हैं या अन्य अपने प्रयास में लगे होंगे, ऐसा कह के कोर्ट ने, मजिस्ट्रेट ने ये कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि इनका स्थानांतरण जो चाहा गया है वो कर दिया जाए। तब उनको रायपुर में लाया गया माननीय सभापति महोदय। तो न परिवारजनों के मिलने से, न अन्य गणमान्य लोगों के मिलने से, ना ही उनके संदर्भ में, उनके चिकित्सा के संदर्भ में कोई कोताही बरती गई। हर बार उनको हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया, स्थानीय उस हॉस्पिटल में लोग जाकर के देखते हैं, डॉक्टर्स जाकर के देखते हैं, तो डॉक्टर्स ने भी जाकर के देखा, परीक्षण किया, उचित दवाइयां दी, परंतु वो व्यक्तिगत तौर पर बार बार ये कहे, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोर्ट ने कही है माननीय सभापति महोदय। उसके आधार पर रायपुर लाया गया। रायपुर में तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो दुर्घटना हो गई। सड़कों की जानकारी मेरे पास उपलब्ध है, लेकिन जो नवीनीकरण की सड़कों की जानकारी मांगी गई थी, उत्तर में आया है कि उसकी जानकारी निरंक है। और महोदय जी, विभाग से जो जानकारी एकत्रित हुई है उसके अनुसार पिछले 10 वर्षों में एक भी सड़क का नवीनीकरण नहीं हुआ है। लगभग 45 ऐसी सड़कें हैं जिनको 5 से 10 साल हो चुका है। तो मैं जानना चाहूंगी आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से कि क्या मापदंड है कि 10 साल पुरानी सड़कों का नवीनीकरण नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो किस प्रक्रिया के तहत आगे होने वाला है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है तो उसके संदर्भ में यह है कि नवीनीकरण के संदर्भ में बजट की उपलब्धता के आधार पर नवीनीकरण 5 वर्षों बाद उसको किया जाता है। तो पिछले 2 वर्षों में तो नवीनीकरण के कोई बजट नहीं थे, इसलिए कोई काम नहीं था। इस बार नवीनीकरण का बजट आया है, इस बार आगे काम करेंगे इस पर। मामले में तो इसमें 282 में कितने गिरफ्तार हुए? और दूसरा, चूंकि सभापति ने मुझे एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नब्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है, तो इसमें इस सूची में नब्या मलिक है। मैं तो खोज डाला, नहीं मिला। और ये नब्या मलिक कौन है और ये सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है? क्योंकि एक ही बार प्रश्न पूछने के लिए कहा गया मुझे, और इसलिए वो कितने बार विदेश गई, और विदेश गई तो किसके किसके साथ गई, इसका एक साथ उत्तर दे दीजिए मंत्री जी। मैं, पहला प्रश्न आपने कहा कि गा के संदर्भ में कि हत्या, लूट और घर बता दीजिए। मैं दोनों ही बता देता हूं, थोड़ा 2 मिनट लग जाएगा। माननीय सभापति महोदय दयालु है। तो गा में जो आपने कहा कि हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% की वृद्धि हुई, मैं सदन को माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई। हत्या
इन 13 महीनों में विगत 13 महीनों के बदले 3% कम हुआ। लूट इस 13 महीने में, प्रश्नाधीन 13 महीने में विगत 13 महीनों से 10% कम हुआ माननीय सभापति महोदय। और ये इन 13 महीनों के नहीं, पिछले 13 महीने में तो भाजपा के ही हैं आप कहेंगे, मैं समझ रहा हूं। तो भाजपा के इन 13 मिलाकर 26 महीने, तो भाजपा के कार्यकाल के पूरे ले लें और उसके पहले के 26 महीने ले लें, उसमें भी भाजपा के कार्यकाल में कम हुए माननीय सभापति महोदय। ये दस्तावेज है भाई, मैं उसको बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा इन 282 प्रकरणों में कुल कितने हैं, गिरफ्तार कितने हुए, चालान कितने हुए, आदि आदि। तो 282 प्रकरण है, इसमें चालान 206 में पुटअप हो गया है, कुल आरोपी 705 हैं और गिरफ्तार उसमें 662 है माननीय सभापति महोदय। एक विशेष नाम जो आपने लिया, मैं ऐसे विशेष किसी नाम पर ध्यान देकर नहीं कर पाया हूं माननीय सभापति महोदय, परंतु करना जरूर है, ये बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं। वो जो नाम आपने लिया, कोई मलिक है, वो मलिक के संदर्भ में भी पूरा जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं खुद भी कोशिश करके करूंगा उसको, माननीय मंत्री अगर जी, कुछ जानकारी हो तो सभापति महोदय, क्योंकि मैंने अध्ययन किया, इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है, और जबकि पूरे मीडिया में वो रंगा पड़ा है, पूरा उसके नाम बहुचर्चित है। बहुत सारे जो ड्रग पेडलर है उसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन इस प्रमुखता से सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चला है, लेकिन इस सूची में वो स्थान कैसे नहीं प्राप्त कर पाया है? और नहीं कर पाया तो ये चूक है, और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है और इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, ये बताएं। मैं परीक्षण कर लूंगा जरूर। माननीय सभापति महोदय जी, सभापति महोदय समय कम है, बहुत सीधा प्रश्न स्पेसिफिक करिए है। ना। मेकहारा के सेटअप के बारे में मैंने पूछा है, तो उसमें एक प्रश्न है, सेटअप जो है नेशनल मेडिकल कमीशन का एक स्टैंडर्ड है। माननीय श्याम बिहारी जायसवाल ने या स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस स्टैंडर्ड के तहत मेकहारा का सेटअप बनाया है कि इनका खुद का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो स्टैंडर्ड है स्टेट का तो वो क्या है ये बता दे मुझको, और उसके तहत, उस स्टैंडर्ड के तहत मेकहारा का स्वीकृत है कि अस्वीकृत है ये बता दे एक संक्षिप्त में। फिर मैं दूसरा प्रश्न करूंगा, फिर सुनील जी करेंगे। प्रश्न जल्दी जल्दी करे, उत्तर भी जल्दी जल्दी, तब होगा। माननीय सभापति महोदय, अब इन 2 सालों में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद न तो मेकहारा मैंने कोई स्टैंडर्ड बनाया है, ना उसको किया है, और इससे पहले अन्य माननीय सदस्य भी मंत्रिमंडल में, ये मेकहारा का जो, सुनिए तो, नहीं मेडिकल कॉलेज कोई नया तो बना नहीं है, तो जो भी सेटअप है स्टैंडर्ड के अनुसार है। हमारी 230 सीटें चल रही हैं। माननीय सभापति महोदय, एक लाइन कहे, मैंने पूछा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के स्टैंडर्ड में बना है कि आपका राज्य का कोई स्टैंडर्ड है, और यदि वो है तो मेकहारा का किस आधार पर बना है, उसी आधार पर बना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन के आधार पर बना? माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में जो मेडिकल कॉलेज हैं आजकल एनएमसी के ही गाइडलाइन से चलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन से चलते हैं, और हमारे राज्य में भी उसी के तहत संचालित होते हैं। मेकहारा का उसी के हिसाब से बना है क्या? निश्चित रूप से उसी के हिसाब से बना है, तभी तो चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि उसके हिसाब से बना है तो आप, मेरा यह कहना है कि उसके हिसाब से नहीं बना। आप जांच करवाएंगे क्या? उसे जो आप मापदंड बनाइए, एनएमसी के हिसाब से इतने पद होंगे और इतने पद हैं, भरे हैं या नहीं भरे हैं वो अलग विषय है। आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सेटअप स्वीकृत है, इसकी जांच कराएंगे क्या? या मैं प्रमाण देता हूं आपको, वो लागू नहीं है बोल रहा हूं मैं। माननीय सभापति महोदय, उसमें जांच कराने की कोई बात ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूं हमारी ये असत्य है कि आप एनएमसी के हिसाब से बना है बोल रहे हैं। एनएमसी के हिसाब से नहीं रहेगी तो नहीं बना, नहीं देगी, इनके या मेरे कहने से नहीं है। चलिए, आप यदि उसी में है तो समय कम है, मैं दूसरी बात बोल देता हूं जिसके लिए मैं आपसे मांग करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे मशीनों की जानकारी अधूरी दी गई, इसमें जो जानकारी दी गई है और पिछले सत्र में जो जानकारी दी गई थी, दोनों पेपर मेरे पास हैं। जो पेट स्कैन और गामा कैमरा के बारे में आज जो जानकारी दी गई है उसमें बिल्कुल उल्लेख नहीं है, और पिछले पत्र में इन्होंने कहा है कि मैं इसकी जांच करवा रहा। तो चूंकि अधूरी जानकारी दी गई है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मैं कुछ लिखा पढ़ी करूं, उससे पहले इसको दूसरे दिन के लिए चर्चा में आप शिफ्ट कर दें। माननीय, तो आप कौन सी जानकारी सही है? ये साबित हो रही, दोनों पेपर विधानसभा के ही है, दोनों पेपर विधानसभा के। माननीय सभापति महोदय, ये दोनों ही इनको उत्तर दिया गया है, दोनों ही ठीक है।
कारण ये है कि पहले जो जवाब दिया गया था उसमें पेटी स्कैन और जो गामा कैमरा है उसका जिक्र हमारे सेटअप में शामिल करके दिखाया गया, परंतु उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, मैंने पहले भी बताया था। और जांच के बाद ये बात स्पष्ट हो रहा है कि वो उसकी माननीय सभापति, बोलने दीजिए, माननीय मंत्री जी, उसकी वित्तीय स्वीकृति ली ही नहीं गई। और जब उसकी वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गई है तो कायदे से हमारे सेटअप में भी शामिल नहीं है, लेकिन हम प्रक्रियाओं के तहत उसको लेने का प्रयास वित्त से बातचीत माननीय सभापति महोदय, जो सचिव स्तर की बातचीत करके कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, दोनों उत्तर मेरे पास हैं। आप यदि इसके सेटअप में शामिल नहीं है वो दोनों मशीन, ये इनका कहना है, तो वो मशीन कहां है, किसकी है, ये बता दें। फिर यदि उसका उल्लेख कर रहे हैं, मैं तो उसका उल्लेख नहीं किया, मैंने तो कहा उसकी जानकारी नहीं दी गई है। पूरा जानकारी उन्होंने दी कि वो मशीन सेटअप में नहीं है, तो मशीन है कहां पर, रखी कहां पर है, किसकी है, उसमें बात कर ले, उसमें बता दें क्या स्थिति है उसकी। फिर यदि वो उल्लेख कर रहे हैं तो हवा में रखी है कि पाताल में है कि समुद्र में, वो मशीन कहां है और किसकी है, ये बता दें। फिर माननीय सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से बताया कि उसकी जांच चल रही है, उसकी वित्तीय जांच अलग विषय है, वो मशीन कहां है और किसकी है आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो किसने जो भी हुआ ये बताइए। क्यों जांच करवा रहे हैं, आपके रिकॉर्ड में नहीं है तो क्यों जांच करवा रहे हैं, इसको बताइए। वो मशीन किसकी है, कहां है, इसलिए जांच करा रहे हैं कि उसकी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी और वो वित्तीय नियमों के खिलाफ उसकी खरीदी की गई है। आप बोलिए तो हम जांच करा देते हैं उसकी।